नमस्कार दोस्तों, आज हमारी हरियाणा पुलिस और सीईटी की 17वीं क्लास है। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक एवरेज औसत का टॉपिक है। देखो, एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, यदि सोम, मंगल और बुध का जो एवरेज है, इसका जो औसत जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। मंगल, बुध और बृहस्पति, इनका जो औसत तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। केवल बृहस्पति का तापमान यदि 45 डिग्री सेल्सियस हो तो सोम का तापमान, तो सोम का एक तो एवरेज जो औसत है वो तीनों का 37 है। मोटी बात यह है कि तीनों में से कोई 35 का है, कोई 40 का है, कोई 42 का है, लेकिन जब तीनों का एवरेज निकालते हैं तो वो 37 होता है। तो सबसे पहले इन तीनों का कुल तापमान निकालेंगे। तीनों का कुल तापमान निकालेंगे तो 37 को 3 से गुणा करेंगे, 111 डिग्री होगा। तीनों का कुल तापमान हो गया 111 डिग्री। अब हो सकता है एक का 50 हो, एक का 40 हो, एक का 21 हो, तो ऐसे तीनों का जोड़ 111 है। मोटी बात है, इन तीनों का कुल तापमान निकालेंगे तो इन तीनों का कुल तापमान 120 डिग्री है। अच्छा जी, अब दो बातें हैं। एक तो बृहस्पति को यदि मैं सोम, मंगल, बुध में जोड़ता हूं तो ये 4 बन जाएंगे। देखो, सोम, मंगल, बुध, इन तीनों का तो 111 निकाल दिया तुमने। अगर मैं इसमें बृहस्पति और जोड़ देता हूं तो ये 4 बन जाएंगे। तीनों का तो है 111, केवल बृहस्पति का है 45, तो इन चारों का 156 डिग्री हो गया। अगर इन चारों में से मैं मंगल, बुध और बृहस्पति यदि इन तीनों को घटाता हूं, इन चारों में से 156 में से यदि मैं इन तीनों का 120 घटाता हूं तो जो 36 डिग्री बच गया वो किसका बच गया? सोम। बेटा समझ में आएगा? इस चौथे को जोड़ दो, इन तीनों में 4 हो गए, चारों में 3 घटाओ, 1 बच जाएगा, सोम बचेगा। या फिर बृहस्पति को इन तीनों में से घटाओ, बृहस्पति कैंसिल हो गया। मंगल, बुध को तीनों में से घटाओगे तो मंगल, बुध कैंसिल होकर सोम बच जाएगा। बचना सोम। ठीक, चले मैं कहूं कि 20 व्यक्तियों के समूह में 20 व्यक्तियों के समूह में एक 60 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति लेने से, एक जो नया व्यक्ति लेते हैं, नया व्यक्ति लेने से जो औसत भार है, जो औसत भार है वह 1.5 किलोग्राम की उसमें वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार क्या है? तो बताओ, नए व्यक्ति का भार क्या है? अब एक बात सुनो, समझना, इसको रटना मत। जैसे टोटल व्यक्ति है 20, इन 20 व्यक्तियों में एक व्यक्ति निकाल दिया और वो व्यक्ति 60 किलोग्राम का निकाल दिया। ठीक है, एक व्यक्ति निकाल दिया 60 किलोग्राम का। अब इस 60 किलोग्राम के व्यक्ति की जगह कोई दूसरा व्यक्ति ले लिया।
ठीक है। और वो व्यक्ति लेते ही जो एवरेज है वो 1.5 किलोग्राम प्रति, सभी में 1.5 किलोग्राम, प्रत्येक में 1.5 किलो, यानी 20 व्यक्तियों में बढ़ जाता है। तो 20 व्यक्तियों में 1.5 किलोग्राम बढ़ जाएगा, तो यानी कि 30 किलोग्राम बढ़ जाएगा। या तो इसका दशमलव हटा के ऐसे सोल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 30 किलोग्राम बढ़ जाएगा। 60 किलो तो वो निकाला है, वो कवर करेगा, प्लस 30 किलो और बढ़ गया, यानी कि वो व्यक्ति कितने किलोग्राम का है। जब भी नए व्यक्ति का भार निकालना है, जब भी नए व्यक्ति का भार निकालना है, तो निकाले गए व्यक्ति का भार, निकाले गए व्यक्ति का भार जमा कुल कितने हैं और गुणा वर्दी कितने के लिए, ये इसका सूत्र होता है। निकाला है 60 किलोग्राम का, कुल है 20 और वर्दी हो गई 1.5 किलोग्राम की, तो ये 20 को 20 डेटा 30, 30 और 60, यानी कि नए व्यक्ति का भार आएगा। ये इसका सूत्र होता है। जब भी या तो नया व्यक्ति लेने से औसत में कमी आती है, या औसत बढ़ जाता है, या तो औसत में कमी आती है या औसत में बढ़ती है। आज एक तो नई बात ये सीखो कि जैसे सेल्सियस होता है, ठीक है, सेल्सियस होता है, तो मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फारेनहाइट में यदि टेम्परेचर मापते तो 98.6 फारेनहाइट होता है। एक तो फारेनहाइट में डिग्री नहीं लगती, कभी भी ऐसे लिखा जाता है फारेनहाइट, सेल्सियस में डिग्री लिखी जाती है। तो कई बार सेल्सियस से फारेनहाइट बनाते हैं, कई बार फारेनहाइट से सेल्सियस बनाते हैं। तो ताप की टोटल 4 इकाइयां होती हैं, सेल्सियस होती है, फारेनहाइट होती है, एक ल्यूमर होती है और एक केल्विन होती है। तो जो ताप का एसआई मात्रक होता है, एसआई इंटरनेशनल जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। कभी भी साइंस में क्वेश्चन पूछे तो तुम्हें बताना है कि ताप का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। लिख लो ये लाइन, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। जब भी तुम्हें सेल्सियस देते हैं ना, जैसे मान लीजिए ऐसे पूछ लिया जीके में क्वेश्चन, 20 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट बनाओ, जैसे जीके में क्वेश्चन आएगा ही, तो फारेनहाइट बनाओ, तो ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें। तो तुम्हें क्या करना है, फारेनहाइट जब भी बनाओगे तो 9/5 को सी से गुणा करोगे, 32 जोड़ दोगे। सी का मान तो तुम्हें दे ही रखे हैं ये, और एफ का मान आ जाएगा ये। 9/5 को सी से गुणा करो, सी का मान तुम्हें दिया जाएगा और 32 जोड़ दो। एफ बराबर लिखो 9/5 सी जमा 32। ठीक है। यदि यहां औसत में कमी आती है ना, जैसे वर्दी, यहां तो वर्दी हो गई, 1.5 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो कमी यदि करते हैं तो यहां जमा है, यहां तो माइनस करना है, और यहां गुणा में वर्दी की जगह कमी करनी है। तो 60 किलोग्राम का है, -20 है, 1.5 की कमी हो गई, तो इसका मतलब है कि वो जो नया व्यक्ति लिया है वो 30 किलोग्राम का लिया है। भाई जैसे नया व्यक्ति लेने से तो औसत में वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया, और एक कमी हो गई, तो कमी में माइनस करती हो, ये सूत्र अलग से याद रखना। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्रिकेट के खिलाड़ी ने, एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में कुछ रन बनाए, और 11वीं पारी में उसने क्या किया, 11वीं पारी में 100 रन बनाए। इससे जो उसकी औसत रन संख्या है, इसकी औसत रन संख्या 4 रन प्रति अधिक हो गई। अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या है, उसकी औसत पूछेंगे। 10 पारी में उसने कुछ रन बनाए,
11वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। इससे जो उसकी औसत रन संख्या है वह 4 रन प्रति अधिक हो गई। तो बताओ अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या है। तो क्रिकेट में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो तुम्हें सिर्फ 1 सेकंड में आंसर निकालना है कि अंतिम पारी में उसने कितने रन बनाए, अंतिम पारी के उसके कितने रन हैं, और माइनस पहले खेली गई पारियां और गुणा उसकी वर्दी कितनी हो गई। ये छोटी सी बात याद रखना। 100 रन उसने बनाए, 10 पारी उसने खेल ली, 4 रन की वर्दी हो गई, तो उसकी जो औसत रन संख्या आएगी वो 60 है। ये तरीका याद रखना। अंतिम पारी में कितने रन बनाए माइनस पहले कितनी पारियां खेली और गुणा कितने की वर्दी हो गई। सुनो, एक होता है मीन होता है, एक तो मीन होता है, एक मीडियन होता है और एक मोड होता है। एक तो होता है माध्य होता है, एक होता है माध्यक होता है और एक बहुलक होता है। ये स्टैटिक्स की बात है। ये माध्यिका सुनो, एक होता है माध्य, एक होता है माध्यक और एक होता है माध्यक और माध्यिका तो एक ही होता है, एक होता है बहुलक। मेरी बात सुनो, माध्य तो वही होता है कि आंकड़ों का योग और बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे कोई भी देंगे ना 3, 7, 9, 11, 5, जैसे इसका माध्य पूछेंगे तो माध्य तुम्हें ऐसे बताना है कि जितनी संख्याएं हैं उनको जोड़ना है। जिसका माध्य बताना है 5 संख्याओं का, तो 5 को जोड़ोगे और 5 का भाग दे दोगे, 7 आ जाएगा। ये तो होता है माध्य, मीन बोलते हैं इसको। माध्यिका में जैसे 3, 9, 12, 8, 15, 20, 16, 27, 108, 3 जैसे ऐसे दे दिया। माध्यिका ये दे दिया 72, 54, 58, 56 जैसे ये दे, इसकी माध्यिका बताना है। तो माध्यिका पता कैसे बताओगे। माध्यिका में जो हमें सीरीज दी गई है, बीज की संख्या माध्यिका होती है, पर बीज की कैसे निकालेंगे, या तो इसको उतरते क्रम में लिखेंगे या चढ़ते क्रम में लिखेंगे। पहले जैसे माध्यिका जब भी निकालनी है तो सबसे पहले 3 लिखोगे, फिर 9 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे, फिर 9 लिखोगे, फिर 12, 15, फिर 27, फिर 54, फिर 58, फिर 72, फिर 108 जैसे ऐसे लिख के और 4 ये छोड़ दो और 4 ये छोड़ दो। बीच में 2 बच जाएंगी तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना, 2 का भाग देना। और अगर 1 बच गई तो दैट इज मीडियन। ठीक है, लिखो माध्यिका में दी गई श्रृंखला को उतरते या चढ़ते क्रम में लिखकर बीज की संख्या की माध्यिका होती है। दी गई श्रृंखला को उतरते या चढ़ते क्रम में लिखकर बीज की संख्या ही माध्यिका होती है। यदि बीच में 2 संख्याएं बचे, यदि बीच में 2 संख्याएं बचे तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। बीच में 2 संख्याएं बचे तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। बेटा ये बता दो मीडियन निकालना आया कि नहीं आया? आ गया। बहुलक क्या होता है कि बहुलक में देखो एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे इस तरह क्वेश्चन आएगा। देखो जैसे यहां तो दे देंगे आंकड़े और यहां दे देंगे बारंबारता। ठीक है, 3, 4, 5, 108, 72 और 76 ऐसे दे दिया। इसमें पूछेंगे मोड क्या है, इसका बहुलक क्या है।
तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है ना, वही बहुलक होता है। जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होती है, जैसे 3 आया है 108 बार, 4 आया है 72 बार, 5 आया है 76 बार, तो ये जो 3 है ये सबसे अधिक, इसकी बारंबारता यानी कि 3 108 बार आया है, तो इसका जो बहुलक आएगा वो हमारा आंसर 3 है। 108 मत करना, उसमें 108 मिलेगा। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक यानी कि जो सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक होता है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही बहुलक होता है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार है वही बहुलक होता है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही बहुलक होता है। सुनो, एक ये जो बहुलक पता है ये क्या होता है? बहुलक होता है कि बहुलक का एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। 3 को हम माध्यिका से गुणा करेंगे और 2 को माध्य से गुणा करेंगे। 3 को माध्यिका से गुणा करेंगे और 2 को माध्य से गुणा करेंगे, वही बहुलक होता है। ये सूत्र होता है इसका। लिखो शाबाश। तीन को माध्यिका से गुणा करेंगे, 2 को माध्य से गुणा करेंगे, वो देखो एक इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है 1.4, 2.7, 3.9, 2.6 और x। इसका यदि माध्य हमें दे रखे हैं 3.5 दे रखे हैं, तो x का मान बताओ। तो इस तरह का क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आता है। तो सिर्फ ये देखना है कि माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5वीं संख्या x है। तो इन 5 को तो जोड़ोगे, जैसे इनको 5 को ऐसे जोड़ोगे और x और 5 का भाग दोगे माध्य आएगा। ये बराबर हमें दे रखे है 3.5। तो इसको जब आर पार गुणा करोगे ना, तो x का जो मान आएगा वही माध्य आ जाएगा। कहो तो इसको पूरा करके दिखाऊं, कर लोगे? करूं, कर देखो 1.4, 2.7 और 3.9 और भाई 2.6, 9 6 15, 25 26, 2 5 2 7 8 2 10.6, ये आ गया 10.6 प्लस 10.6 प्लस में x और बराबर ये 5 इधर गुणा भी जाएगा, ठीक है। तो ये 17.5 हो जाएगा। ये बताओ समझ आएगा? x निकालोगे तो 17.5 में से क्या घटाओगे? 10.6 घटाओगे, तो 6.9 इसका मान देते हैं, सॉरी x का मान। ये बताओ समझ में आएगा? अबे बेटा इस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सीधा सीधा ना। आजकल नहीं, नॉर्मल तो पूछना बंद कर दिया, ऐसे x की वैल्यू पूछते हैं। एक निकता लूटी एक मैं सारा पुरस्कार बनाया सीखा बटे स्कूल में। तो मैं पढ़ा सी 3 पेज, जब मैं लगभग सारा तो टेनिस का सी, जो भी सी ग्रैंड स्लैम किया, जो भी सी ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन या फिर भारत रत्न, उसके बाद में से दादा साहिब फाल्के, उसके बाद में मैन बुकर पुरस्कार जो इंग्लिश उपन्यास के लिए दिया जाता है लेखक को, उसके बाद है उसमें नोबेल पुरस्कार है, रैमन मैग्सेस से भी है, मतलब टोटल पुरस्कार उसमें 3 से 4 पेज बने हैं। उसमें तुम्हें है ना 1 दिन का समय दूंगा याद रखने का, ठीक है। 1 दिन में वो कंप्लीट याद होना चाहिए। बाकी करंट हमारी चल रही है। कल मैंने बनाया था, वो एक किताब ली थी मैंने और एक नेट से चेक कर करके सारे वो मिस वर्ल्ड, मिस फेमिना और मिस इंडिया, ठीक है, ये सारी बना दी थी मैंने, बिल्कुल करंट 2021 की। G8 का सम्मेलन, G15 का, G20 का, G7 का, दक्षेश शार्क का, और लगभग सारे बना दिए थे। कम से कम 4 पेज बन गए थे। मैंने कल पूरे दिन वो ही बनाए तुम्हारे लिए।
तो वो तुम्हें ना एक दिन का समय दूंगा मैं, सिर्फ एक दिन में याद करना और सारे काम छोड़ने के, और वो एक दिन वो ही याद करने का। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं हमें। एक जैसे कोई सीरीज आती है 3, 7, 11, 4, 14, 15, 103, 72, 79, 79, 92, जैसे ऐसे एक सीरीज देंगे और बड़ी सीरीज करते हैं इसको। तो इसमें 2 चीजें होती है, एक तो रेंज होती है, एक तो परिसर होता है, और एक इस सीरीज में परास क्या हो। तो परास जब भी तुमसे पूछे तो जो अधिकतम मान होता है, जो अधिकतम मान होता है वो परास होता है। अधिकतम मान क्या है तुम्हारे पास, तो ये परास हो गया। परिसर पूछे तो जो अधिकतम मान होता है उसमें से तुम्हें न्यूनतम मान घटाना है, ये इसका परिसर है। 103 में से 3 घटा के तुम्हारा जो आंसर रहेगा वो 100। उतारो क्वेश्चन रेंज RANG, और वो मेरे ख्याल से वही दिमाग में तो रेंज तो ध्यान आ रहा है, ध्यान आते बताता हूं। वैसे तो दोनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे, और फिर मेरे दिमाग में होगी, मैं बताऊं सकता हूँ कि इसका परिसर देखो इसमें है ना, एवरेज में तो एक क्लास और बच गई, जो मेन सवालों की, बढ़िया सवालों की बच गई, जो क्रॉस क्वेश्चनों की बच गई। बाकी लगभग बेसिक की 2 क्लास हो गई। एक जो हमारा कैलेंडर था उसमें एक क्वेश्चन बचा है लास्ट। देखो कैलेंडर में लास्ट क्वेश्चन क्या बचा है कि एक तो जैसे महीना होता है ना, महीने में किसी में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 दिन होते हैं, तो लगभग 4 सप्ताह होते हैं। तो जितने भी बार है, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि तक, हर बार 4 बार आता है, क्योंकि 4 सप्ताह है तो 4 बार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो जुलाई महीना है, तो जुलाई महीना 31 दिन का है। ठीक है, 31 दिन का है, तो 4 सप्ताह होते हैं, यानी कि 4 सप्ताह के 28 दिन हो गए। बाकी दिन कितने एक्स्ट्रा बच गए, 3 दिन बच गए। तो 4 सप्ताह का मतलब होता है कि हर 7 बार 4 बार तो आते हैं। पर मैं कहूं कि 5 बार रविवार आने की प्रायिकता क्या है, रविवार आने की प्रायिकता क्या है, वही प्रोबेबिलिटी, वही प्रायिकता क्या है। तो बाकी जो 3 दिन बच गए उसमें रविवार भी हो सकता है, वो सोम भी हो सकता है, मंगल, बुध, टोटल 7 बार होते हैं। तो वो जो संभावना है वो 5 बार आने की, किसी भी बार के 5 बार आने की संभावना 3/7 होती है। कैसे, 31 में 7 का भाग देंगे, 7 चौका 28, तो वही मैंने कल बताया था, 3 पहले लिखेंगे फिर लिखेंगे 7। तो जिसमें 31 दिन होते हैं जिस महीने में, उसमें तो 3/7 होती है। जिसमें 30 दिन होते हैं तो यहाँ 2 ही बचेंगे, तो उसकी प्रायिकता 2/7 होती है। जिसमें 29 दिन होते हैं तो 7 चौका 28, 1 बचेगा, 1/7। ठीक है, वो रिवर्स वाली वही बात है, कल बताई थी वही बात, ये तो बिल्कुल वैसे नॉर्मल सी बात है। जैसे ये सभी को पता है कि भाई हम बार कैसे निकालते हैं। देख, रेक्टिफिकेशन नहीं, 15 अगस्त 1947 को क्या बात है, ये सबसे लास्ट में इसलिए कराया कि ये क्वेश्चन लगभग सभी को तुम्हें आता है। इसमें जो कंफ्यूज है केवल वही दूर करूंगा मैं, बाकी सभी को बताया कि बात हम सबसे पहले तो तारीख लिखते हैं। ठीक है, ये फिर उसके बाद में अगस्त है, ये मास लिखते हैं, फिर 1900 है, ये शताब्दी लिखते हैं, फिर 47 है, ये वर्ष लिखते हैं। ठीक है, और फिर 7 का भाग देते हैं, और हमेशा फिर उसके बाद लीप वर्ष। और हमेशा जब भी हम सप्ताह के दिनों को याद करते हैं तो जो पहला दिन होता है, कभी भी हम मंडे नहीं बोलते, पहला दिन हमेशा संडे ही होता है, हमेशा ही संडे होता है। संडे क्योंकि खाली बार है, छुट्टी रहती है, इसलिए हम पहला दिन सोमवार से शुरू करते हैं। वास्तव में पहला दिन संडे ही होता है। ठीक है,
तो भाग देने के बाद 7 का भाग देने के बाद यदि शेष रिमाइंडर जो है वो 1 बचता है तो हमें हमेशा रविवार आंसर देना है, 2 बचता है तो हमेशा सोमवार आंसर देना है, 3 में मंगल देना है, 4 में बुध, 5 में बृहस्पति, 6 में शुक्र, 6 में शुक्र और 7 शेष बचेगा नहीं क्योंकि 7 का भाग दे रहे हैं। तो 0 यदि शेष बचता है तो हमारा आंसर शनिवार रहेगा। मेरी बात सुनो, अभी जिसके याद है तो ठीक है, बेस्ट, और नहीं याद है तो इसी 1 मिनट के भीतर याद होना चाहिए। सबसे पहले 12 का वर्ग याद होना चाहिए, तुम्हें 144 होता है। 0 के बाद 5 का वर्ग याद होना चाहिए, 25 होता है। 6 का वर्ग 36 होता है और 12 के वर्ग में 2 जोड़ेंगे। सबसे पहले 12 का वर्ग याद होना चाहिए, 0 5 का वर्ग, 0 6 का वर्ग और 12 के वर्ग में 2 जोड़ेंगे। ये टोटल 12 अंक हो गए, 12 ही महीने होते हैं। यदि यहाँ अगस्त है, जनवरी है, जनवरी होता तो 1 लिखते, फरवरी होता तो 4 लिखते, मार्च में 4 लिखते, अगस्त में क्या लिखेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त में 3 लिखेंगे, दिसंबर में 6 लिखते, नवंबर में 4 लिखते, अक्टूबर में 1 लिखते। मोटी बात यह है कि ये लिखने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ क्वेश्चन निकालने का हमारा ये तरीका रहेगा। व्हाट इज दिस? बहुत ज्यादा देखो, 15 को 15 लिखेंगे, अगस्त के लिए 3 लिखेंगे, 1900 शताब्दी सिर्फ 2 ही याद रखोगे, 1900 और 2000। 1900 आएगा तो 0, 2000 में 6, बस, और कुछ याद नहीं रखोगे बस। अब ये 1900 है तो 0, अगर 2000 का बार होता तो 6। 47 को एज इट इज लिखोगे। 47 सालों में कितनी बार लीप वर्ष आया है? हर 4 साल बाद आता है। तो जो भागफल है केवल वो लिखोगे, शेष फल को बिल्कुल छोड़ दोगे। ये 11 लिखोगे, 7 का भाग दोगे और 18, 47, 57, 56, 76 में जब 7 का भाग दोगे तो जो शेष बचेगा वो 6 बचेगा। 1 शेष बचता तो रविवार और 6 बचेगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो शुक्र। ये इसका तरीका है बाहर निकालने का। 12 का वर्ग याद करोगे, 0 5 का, 0 6 का, 12 का वर्ग में 2 और 0 6। बस पहले ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, 7 का वर्ग। इफ रिमाइंडर इज 1 देन जो भी बार आएगा वो ऑप्शन में रहेगा। अमन तेरे एक बार डेट ऑफ बर्थ होता है 25/5/2003। संदीप तेरी बोल बेटा। 1997, 2097। सारा जना एक आवाज में बोलोगा, बिल्कुल एक आवाज में, एक साथ कैंसर की आवाज आपके पीछे नहीं रहनी चाहिए। क्या बात बोले तू? 19 सारा जना एक साथ बोलोगा। सबसे पहला 12 महीना का हम कोड दिखाना। तो क्या लिखा? 12 महीना का कोड 100 आगे सबसे पहले बताओ क्या लिखूं? जुलाई में क्या लिखूं? 1900 में क्या लिखूं? 97 में कितने लीप वर्ष आएंगे? 4 का भाग देंगे। 23 चौका 92, 24 चौका 96, 24। भाई कमाल ही करते भाई हम। ये हो गया 121। 121 और 19 कितने हो गए? 140 में ये बता दो शेष क्या बचेगा और 0 में क्या आंसर देंगे? तो शनिवार को कहता माला नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन और फिर एक बात, इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन और फिर जो असली बात से होगा। आज कितनी तारीख है भाई?
एक। महीना कौन सा है? देख सुनो, सबसे पहले लिखता हूं मैं 1। जुलाई में तुमने 0 बताया था, 2000 में 6 बताया था, 21 में 21 और 5 चौका 21, 5, 26, 6, 27 और 1 28। 28 में 7 का भाग देंगे, इसका मतलब कहीं गलती है। 1 जनवरी 7वें महीने में 0, ये तुमने गलत बताया। ये तो सही है, 0, 25, 0, 36 सही है, ये भी 0। उसके बाद 2000 में बिल्कुल 6, 21 में बिल्कुल 21 और 4 में जो 20 बिल्कुल सही है। 21, 5, 26, 6, 32 और 1 33 आएगा, जोड़ गलत कर रखे हैं। ठीक है, तो 7 चौक 28, क्या शेष बच गया? 5। तो 5 में क्या बार आएगा? क्योंकि 1 में संडे तो 5 में बृहस्पतिवार, तो टुडे इज थर्सडे। बेटा ये 0 समझ में आया? किसके नहीं आया ये बता दो, फिर बता दो। आ गया? हाँ वही देख, ये 0 है, वो 7वें महीने का, 7वां महीना है ना, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां। ये 6 क्यों आया? कि 1900 में क्या है? 0 और 2000 में क्या है? इसलिए ये 2000 में 6 करते हैं। ये 5 कहां से आए? जो साल होती है ना, उसमें 4 का भाग देते हैं, 4 में जो 20, तो शेष छोड़ दो। ये साल और ऊपर नीचे ले जाओ तो बढ़ेगा। बताओ, एक बात वही बता रहा हूं, कोई इसमें कुछ परिवर्तन नहीं है, ये बिल्कुल एज इट इज है। इसमें 1% भी, 0% का -% भी कोई गलती नहीं है। जो असली बात है वो सुनो किससे, कि जो असली बात हमें बताऊं सुन, वह यह है कि जो लीप वर्ष होता है ना, जैसे मान लो मैं कहूं कि 20 जनवरी 2004 को क्या हुआ था, या 2008 को कह दूंगा, 2008 को क्या हुआ था। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो वही करोगे तुम, 20 जनवरी की जगह वो 1 लिखोगे, 2000 की जगह वही 6 लिखोगे, 8 की जगह वही 8 लिखोगे। लेकिन जब 8 में 4 का भाग दोगे तो यहाँ क्या लिखोगे? तो ये जो 2 है ना, ये गलत है, ये गलत है। पता क्यों? जब तक ये लीप वर्ष जब माना जाएगा जब 29 फरवरी से बाद का समय होगा ना, समझा? सिर्फ ये बताना चाहता हूं तुम्हें कि यदि यहाँ 29 फरवरी होगा ना, यहाँ 29 फरवरी होगा तो भी तुम्हें यहाँ 1 ही करना है, क्योंकि अभी 29 फरवरी जब तक चली नहीं जाएगी ना, जब तक ये लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ जब 1 मार्च कर दोगे ना, 1 मार्च कर दोगे, जब यहाँ 2 करोगे, जब यहाँ, बस ये याद रखना और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। बाकी सवाल सारा वो ऐसे निकलेगा। अगर लीप वर्ष है तो वो जो तारीख है 29 फरवरी के बाद की होनी चाहिए। यदि 29 फरवरी से पहले की होगी तो तुम्हें लीप वर्ष में ही करना है। अच्छा, वो होता है, देखो वो होता है 1700, 1800, 1900 और 2000। देखो 100%, हाँ 100% तो इनका ही पूछते हैं। बाकी यदि तुम फिर भी पूछना चाहो तो ये होता है उसका। और ये भी क्या होता है, आगे जब 2100 करोगे ना तो 4, 2200 में 2, 2300 में 0, 2400 में 6। पीछे चलोगे 1600 में 6, 1500 में 0, 1400 में 2, 1300 में 4। ये तो कभी तक करता है। लेकिन है ना, हमेशा अमूमन जो क्वेश्चन पूछा जाता है 1900 और 2000 का पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया, क्योंकि कभी पूछा तो जाता है, अनावश्यक बात है। इसका होता है 4206। जैसे 1900 में 0 लेते हैं, 2000 में 6 लेते हैं, तो 1800 होता है तो 2 लेते हैं। क्लियर? अच्छा, कैलेंडर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैंने छोड़ा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं। एक लिंग वचन कल कर दिया था, आज एक छोटा सा टॉपिक है कारक का। अगर कारक में तुम्हें पूछेंगे तो सिर्फ एक ही बात पूछेंगे, सुनो। कारक में यदि पूछेंगे तो केवल एक ही बात पूछेंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं, तुम्हें 8 बताने हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कर्ता। अच्छा, इसको एक तो विभक्ति बोलते हैं। तुम्हें तुम्हारे लेवल में पता क्या पूछेंगे? कर्ता की विभक्ति क्या है, या कर्ता का परसर्ग क्या है। तो तुम्हें बताना है कर्ता का परसर्ग ने होता है। ओब्लिक का मतलब ये दोनों बात एक ही है। कर्ता की यदि विभक्ति पूछे तो ने बतानी है,
कर्ता का प्रसर्ग क्या है तो ने बताना है। कर्ता ने कर्म को करण से, अच्छा से के द्वारा भी ध्यान रखना, कई बार घुमा के पूछेंगे तो के द्वारा भी करण की होती है। संप्रदान को के लिए, अगर अपादान की पूछे तो अपादान की भी से ही होती है, ठीक है, और इसकी भी करण की भी से होती है। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है कि यदि अलग होने का भाव होता है ना, अलग होने का भाव होता है तो तुम्हें अपादान बताना है। जैसे मैं कहूं कि ऐसे उदाहरण आएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जैसे अब देखो से आ रहा है, तो से आ रहा है तो या तो ये करण कारक है से, या फिर ये अपादान है, तो गिरना अलग होना तो अपादान होगा। अच्छा ये से पता कहां लगता है, ये से यदि साधन के साथ लगता है तो करण कारक होता है, यदि साधन के साथ से लगता है तो ये करण कारक होता है। जैसे साधन में कहूं कि राम ने, जैसे इस तरह का वाक्य आएगा, राम ने कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटा, तो कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटा है, वृक्ष को किससे काटा, कुल्हाड़ी से। तो साधन के साथ यदि से आता है तो करण कारक बताना है, यदि अलग होने का भाव होता है तो अपादान कारक बताना है। जैसे राम ने कलम से पत्र लिखा, किससे लिखा, कलम से। साधन के साथ यदि से आते ही करण कारक, समझ गया। बाकी तुम्हारे लेवल में सिर्फ ये विभक्ति पूछेंगे बस, इतनी गहराई में मैं चलूंगा ही नहीं। मैं तो वैसे इससे कंपेयर करके दिखाया तुम्हें कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। अच्छा एक होता है अपादान के बाद संबंध होता है, संबंध का होता है का के की, राम का भाई आया है, राम के पिता आए हैं, राम की माता आई है, इसका पूरा होता है का के की रा रे री ना ने नी, ये होता है। बाकी काके की ध्यान रखना बस, काके की रा रे री ना ने नी। अच्छा उसके बाद अधिकरण होता है, आधार का बोध कराता है, तो अधिकरण में तुम्हें में पे पर याद रखना है, में पे पर। और उसके बाद होता है संबोधन, हे अरे, ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, ऐसे विश्वव्यापी चिन्ह आता है, विश्वव्यापी बोधक होता है, ये इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, हे अरे। तो तुम्हें इसमें क्वेश्चन पूछेंगे ना, एक ही बात पूछेंगे, कारक की कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, फलाने कारक की कौन से विभक्ति है या उसका कौन सा प्रसारण है, बस यही बात पूछेंगे, ठीक है। बाकी इसको डिटेल से समझाओ ना तो उसका कोई फायदा नहीं है, यही याद रखिए। देखो AU अफ्रीकी संघ, इसका देखो अफ्रीकी संघ का 33वां सम्मेलन, वर्तमान में 33वां जो सम्मेलन हुआ है, इसका 33वां सम्मेलन अदीस अबाबा में हुआ। अदीस अबाबा में हुआ, और अदीस अबाबा है इथोपिया की राजधानी। अभी हाल ही में जो अफ्रीका संघ है, यूनियन ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकी संघ का जो 33वां सम्मेलन हुआ है वह अदीस अबाबा में हुआ है, जो इथोपिया की राजधानी है। इसकी अध्यक्षता की थी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति था सिरिल रामाफोसा, इसका अध्यक्षता की थी इसकी।
अध्यक्ष था इसका। इसका मुख्यालय लिखो, एयू का मुख्यालय अदीस अबाबा में है। इसकी स्थापना लिखो, इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। स्थापना हुई थी 2002 में। साउथ अफ्रीका में डरबन में हुई थी। साउथ अफ्रीका की राजधानी है डरबन। जोहान्सबर्ग तो एक शहर है जहां सोने की खानें मिली थी। और ऐसे लिख लो कि इसका उद्देश्य महाद्वीप में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब लिखो नाम गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्ष नॉन अलाइज्ड मोमेंट। इसका लिखो, इसकी स्थापना लिखो पहले तो 1961 में बेलग्रेड में। इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। और बेलग्रेड कहाँ है? ये है सर्बिया की राजधानी। बेलग्रेड में हुआ थी इसकी स्थापना। इसका जो मुख्यालय है वो लिखो इंडोनेशिया में। इसका जो मुख्यालय है वो लिखो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के ब्रैकेट में लिखो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। कभी भी पूछे सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन सा है तो इंडोनेशिया बताना है। अच्छा, इसमें लिखो कि इसके जो सम्मेलन हुआ था वो अजरबैजान में हुआ था। अभी हाल ही में जो इसका सम्मेलन हुआ है अजरबैजान। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसमें भाग लिया था। ये तो लिखने की वजह से ध्यान रखना। इसका उद्देश्य है इसका जो उद्देश्य है वो शांति और स्थिरता स्थापित करना। भारत में 1983 में नई दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ था। ऐसे देखो फोर्ब्स की सूची के अनुसार फोर्ब्स की सूची के अनुसार
दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट है। नाओमी ओसाका। ये टेनिस खिलाड़ी है, शायद सर्बिया की है। ये सर्बिया मत लिखियो क्योंकि कंफर्म नाओमी ओसाका है। लीडिंग क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड दिया गया है बेन स्टोक को, इंग्लैंड का। विजडन पत्रिका के अनुसार, विजडन पत्रिका के अनुसार, विजडन पत्रिका के अनुसार लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड बेन स्टोक्स। वर्तमान में बेन स्टोक को इंग्लैंड को दिया गया है लीडिंग क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड, लीडिंग क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड बेन स्टोक्स। उससे पहले लगातार विराट कोहली को 3 साल तक दिया गया था। और वोमेन का दिया गया है एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर। जेंट्स में तो बेन स्टोक्स और वोमेन में एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर। T20 में वेस्ट इंडीज के आंद्रे रसेल को, T20 में 20 में आंद्रे रसेल को। कपिला बेटा